हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई होप एंड बिलीव मेरी आवाज आ रही है और मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं। जल्दी से बताइएगा प्लीज, आवाज एकदम क्लियर है क्या? बताओ है बेटा, आवाज एकदम क्लियर है? दुरुस्त है? नो वॉइस? अबे काहे की नो वॉइस भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कौन से लेक्चर की? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3, जो कि हम स्कूल्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की। और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अवर लास्ट सेकंड चैप्टर, दैट इज कौन सा? सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। फिर लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 11th, ठीक है। चलिए जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज के सर इस पिटारे में क्या क्या है? तो एक तो हम देखेंगे बेटा चेन रूल क्या होता है, ठीक है, चेन रूल क्या होता है। उसके बाद में क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पे कुछ सवाल हम देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास की, तो आपने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा? सर हमने देखा कि 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसके सवाल आपने किए हैं। ये 3 फॉर्म्स वी विल डिस्कस इन, ये वाली कहां पे डिस्कस होंगी? क्लास 12th में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th में हम लोग ये वाली फॉर्म पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट जब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे सारा ही दोबारा से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में वापस से। यस और नो? ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन? जहां से सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? एफ डैश एक्स बोल दो या डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, वो होता है सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कोई भी फंक्शन है आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यस और नो? बहुत बढ़िया। फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन, ये वो फॉर्मूलाज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बेसिस पर ही आप बहुत सारी चीजों का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होनी चाहिए। ये कहां से आए? ये सब बेसिक प्रिंसिपल से आए, फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये पूरा प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। सर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, है ना? बिल्कुल सही। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो सर ये कितना होता है? दिस इज n इंटू n प्लस 1। तो बेसिकली सर इसका आएगा यहां पर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये आ जाएगा बेटा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। वाओ सर। और यहां जाइए सर, ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सर ये कितना हो जाएगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर किस वजह से है? बिकॉज ये पावर 2 रही, ठीक है। और इसमें हमारी जो लिमिट है वो जा रही है सर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। नो डाउट, देखते ही पता चल रहा है सर दिस इज नथिंग बट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म। और जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म बनती है, क्या करते हैं बेटा? सर हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। तो आप एक काम करो, इसमें से n कॉमन ले लो, बाहर क्या पहुंचेगा? n स्क्वायर। n की नेट पावर कितनी आ जाएगी सर? दैट इज 6, है ना? देखते रहना जो मैं अब कर रहा हूं। n यहां से कॉमन लिया तो बाहर पहुंचा n स्क्वायर की पावर 3, तो यह आ जाएगा सर n की पावर 6। यहां पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज 1 प्लस 1 बाय n का क्यूब, और 2 का क्यूब सर इज नथिंग बट 8। बहुत बढ़िया। इसमें से भी एक n कॉमन ले लो, इसमें से भी एक n कॉमन ले लो, यहां क्या पहुंचेगा बाहर? एक n यहां से, एक n यहां से, तो सर n और एक n ये रहा, तो n क्यूब, और n क्यूब का स्क्वायर लगा हुआ है तो n की पावर 6। तो दिस इज 1 प्लस 1 बाय n की पावर 2, एंड दिस इज 2 प्लस 1 बाय n की पावर 2, और नीचे जो लिखा हुआ था 6 स्क्वायर वो चला गया ऊपर, दैट इज 36। चलिए जी, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब अगर n इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो सर ये वाली चीज हो जाएगी 1 अपॉन n, 0, ये भी 0 और ये भी 0। मैंने कहा ले देकर ये बचा क्या? तो 1 का क्यूब इंटू 36 होल डिवाइडेड बाय सर यहां बचा 8, फिर यहां पे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और यहां पे बच रहा है सर 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है सर, इसको उड़ा दीजिए सर, ये हमारा आ गया 9। 9 अपॉन 8 इज द करेक्ट आंसर। 9 अपॉन 8 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का एकदम आंसर मैच किया है? जल्दी से बताइएगा प्लीज। 9 अपॉन 4 बोल रहा है ऋषभ देव। बेटा 9 अपॉन 8 आ रहा है, एसएमजे लिखकर भेजना जिस जिसका आंसर मैच कर गया।
9/8 इज द MDH। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। सर वापिस से अगर हम बात करें कि y को 0 की ओर लेके जा रहे हैं तो ये बनेगा 0 1 1 का रूट 1 1 + 1 2 2 रूट के अंदर 2 रूट के अंदर 2 माइनस करोगे सर ये फॉर्म है 0/0। और दूसरा आपको बता रखा है कि जब भी 0/0 दिखे और इनफैक्ट इससे पहले रूट दिखे तो सर रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कैसे रैशनलाइज करोगे सर? एक काम करो, इसी को ही √1 + √1 + y की पावर 4 1 + y की पावर 4, ठीक है, और -√2 यहां पर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। किससे रैशनलाइज करना है आप जानते हैं शायद, किससे रैशनलाइज करना है आप जानते हैं शायद। हाँ सर बिल्कुल सही, हम जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी हैं। और सर इसके डिनोमिनेटर में एक y की पावर 4 था जी, ठीक है। रूट देखते ही रैशनलाइज इज द बेस्ट तरीका, ठीक है। अब सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? दैट इज रूट ऑफ दिस, मतलब इस पूरे को बोलो √a - √b मल्टीप्लाइड बाय √a + √b। तो ये वाला रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? दिस इज 1 + √1 + y की पावर 4 और -2 का रूट हटेगा तो ये आ जाएगा सर ये वाली चीज। नीचे लिखा हुआ है y की पावर 4 और ये वाला प्रोग्राम यहां लिखा हुआ है, दैट इज √1 + √1 + y की पावर 4 + √2। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एंड दिस इज वापस से सर ये +1 है और ये -2 है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा -1। अभी भी एक रूट मुझे जिंदा दिख रहा है, तो मैं इसको फिर से रैशनलाइज करूंगा। और फिर से रैशनलाइज मैं किससे करूंगा? 1 + y की पावर 4 + 1 से, और इसी से ही मैंने डिवाइड कर दिया 1 + y की पावर 4 + 1 से, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा यही बोल दो सर। ये हो जाएगा 1 + y की पावर 4 - 1, ये और ये कैंसिल हो गया, उसके बाद में y की पावर 4 y की पावर 4 गया, तो ये दोनों ब्रैकेट्स जा चुके हैं, ध्यान रखना। इन्हीं का ही मल्टीप्लीकेशन मैंने ये बोला, उसके बाद में y की पावर 4 जो बचा वो इसको उड़ा रहा है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? तो जैसे ही आप y को 0 रखोगे, ध्यान सुनना सर, ये 0 ये 1 1 + 1 2 2 का रूट √2 दिस इज 2√2 और यहां 0 रखा तो सर ऑब्वियसली ये हो जाएगा 1 + 1, यहां पे आएगा सर 2, दिस इज 1/4√2। ऑप्शंस की झड़ी लगा दीजिए, क्या आंसर आ रहा है? एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 1/2√2 नहीं बेटा, इसका कौन देखेगा, ये भी तो आएगा। 1/4√2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिब्बी दिया गया था, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? है ना, कितने लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, जल्दी से बताना जरा। तो लिमिट के सवाल आपके लिए आसान है, स्कूल लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड टू गो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं, जो चैप्टर्स हम जैसे इंट्रोडक्शन टू 3D, इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये हम सिर्फ क्लास 11th के हिसाब से हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं। इसका डिटेल्ड रूप, विकराल रूप हम देखेंगे क्लास 12th में। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। बच्चे बोल रहे हैं सर दिस इज डन, फायर, प्राउड ऑफ यू, एक्सपेक्टेड भी यही था। चलिए नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रोडक्ट रूल और फिर उसके बाद में क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल जो है वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल से ही निकल के आया है। इसकी लास्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन की बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया था, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, या फिर आप बोल दो कि मुझे क्लिक नहीं किया, कि अगर सर दो फंक्शंस इस प्रकार से हो f(x) * gx, तो वी नो dy/dx जो प्रोडक्ट रूल होता है, जहां से ये पूरी कहानी आई, वो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि दो फंक्शंस x के अगर मल्टीप्लीकेशन में और आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, तो एक को करो डिफरेंशिएशन, दूसरे को एज इट इज रखो, फिर पहले वाले को एज इट इज रखो, अब दूसरे को कर दो डिफरेंशिएट। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब सर इसके प्रूफ की बात करें तो आप एक काम करो सर, बेसिक फॉर्मूला लगा दो, व्हाट इज dy/dx। तो dy/dx आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इस पूरे में x की जगह x + h रख दो, g ऑफ x + h, है ना। थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं, माइनस के बाद में सर f(x) gx आ जाना चाहिए। जगह क्यों छोड़ी अभी समझ में आ जाएगा आपको, बिकॉज कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ ऐड करेंगे, यही होता है ना। अब आप क्या करो, एक इसमें से कोई चीज ले लो और इनमें से कोई एक ले लो, ठीक है।
मतलब एक इसमें से एफ वाली टर्म ले लो और इसमें से कोई जी वाली टर्म ले लो, या फिर इसमें से जी वाली, इसमें से एफ वाली टर्म, इसमें से जी वाली टर्म, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ जी, तो आप एक काम करो, मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहां से ये वाली टर्म ली और यहां से ये वाली टर्म ली, जी ऑफ एक्स, ये ऐड कर दिया और यही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखना जरा, ऐसा तो कर सकता हूं ना, सेम टर्म को जोड़ और घटा तो सकता यूं, और माइनस के बाद में सर एफ एक्स जी एक्स था ही। चलिए जी, ऐसा करते ही आपका इस चीज का प्रूफ आ जाएगा। नाउ सर, अब आप एक काम करो, ठीक है, इन दोनों में से आप एक काम कीजिए, क्या कॉमन ले लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इन दोनों में से आप जी एक्स कॉमन ले लो। तो जब मैं इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन लूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन लूंगा, तो यहां बचेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और प्लस के बाद में जब आपने इन दोनों को क्लब किया और जी एक्स कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचा सर, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये क्लियर है? अब h डिवाइड कर दीजिए, तो h इस टर्म के नीचे भी भेज दिया और h इस टर्म के भी नीचे भेज दिया। पूरे पे अगर मैं बात करूं तो लिमिट कहां से कहां तक लगी हुई है सर, लिमिट लगी हुई है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बस अगले ही लाइन में आपका आंसर लिखा हुआ है। तो जब h 0 की ओर जाएगा तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है सर, ये जी डैश एक्स का फॉर्मूला है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्लस ये क्या है सर, ये बचा हुआ है जी एक्स, और ये किसका फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये आपके पास में dy बाय डी एक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, एसएमजे, है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है ना? तो ये आपके पास में प्रूफ है प्रोडक्ट रूल का, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, साफ साफ समझ में आता है। 89 लेक्चर्स का बैकलॉग है तो बेटा इसमें कोई प्राउड वाली बात थोड़ी है ठीक है, समस्या तेरी बढ़ेगी। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, आई बिलीव आपको एकदम क्लियर होगा। डिफरेंशिएशन के सवाल दिए थे मुझे, वो पता है, अभी डिस्कस करते हैं, पहले एक बार रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट इज चेन रूल, ठीक है, हाँ है ना, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ऑनियन डिफरेंशिएशन। ऑनियन डिफरेंशिएशन, जैसे आप घर पे देखते होगे, आपने भी कभी ना कभी प्याज छीला ही होगा, है ना, घर वाले काम दे देते हैं, तो उसमें से एक काम ये भी होता है जो अक्सर लड़कों को नहीं पसंद आता, बिकॉज इसमें लड़कों के आंसू निकल जाते हैं प्याज छीलने में, है ना, लेयर बाय लेयर, समझ में, सबसे बाहर वाली लेयर, फिर अंदर वाली लेयर, फिर अंदर वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर। तो ये जो चेन रूल होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप डिफरेंशिएशन करते हो लेयर बाय लेयर। फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है, फिर अंदर फंक्शन बैठा है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि जरा देखना, एक ये है फंक्शन के अंदर फंक्शन, बेसिकली चेन रूल वहां लगता है जहां पर कंपोजिट फंक्शन हो। जैसे मैंने ये लिख दिया, साइन ऑफ, साइन के अंदर क्या है, साइन के अंदर लॉग है, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये है जी, ठीक है। तो यहां पर क्या आपको कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, सबसे बाहर वाला फंक्शन साइन, उसके अंदर लॉग, उसके अंदर ये। तो चेन रूल के मुताबिक अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जाते हो, तो सबसे पहले अब ऑनियन लेयर बाय लेयर आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले साइन, इस पूरे को कैपिटल एक्स बोल दीजिए। अगर साइन ऑफ कैपिटल एक्स लिखा होता तो आप उसका डेरिवेटिव बोलते कॉस ऑफ कैपिटल एक्स, यही बोलते। अब सर यहां पर कैपिटल एक्स है तो उसकी जगह वापस ये रख दो, है ना। अब सर यहां पर अगर x होता तो हम यहीं रुक जाते, बट यहां x तो नहीं है, तो फिर क्या करें, अब ये जो अंदर वाला है, अब इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डेरिवेटिव, इस पूरे का इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यहां। ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मान लो ln के अंदर कैपिटल x लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log ऑफ समथिंग आया, ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/, जो भी लिखा हुआ है अंदर उसको डेरिवेटिव में भेज दो। अब मल्टीप्लाइड बाय से किसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ये जो अंदर लिखा हुआ है अब उसका डेरिवेटिव। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में चलता जाएगा, जितनी लेयर है उतने डेरिवेटिव्स आएंगे। यहां पर 3 लेयर है, तो अब इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव बोलो सर, वो हो जाएगा 2x प्लस 3।
SMJ लिखकर भेजिएगा, है ना। और यहां पर एक गलती नॉर्मल सी ये होती है कि एक बार आप डिनोमिनेटर में आ गए तो बच्चों को लगता है ये 2x + 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। नहीं जी, मल्टीप्लीकेशन में ही चलेगा, जो भी डेरिवेटिव है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओ। ये टर्म डिनोमिनेटर में लॉग के डेरिवेटिव की वजह से आई है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखी है। ये बात क्लियर है ना। तो यहां पर 3 फंक्शंस की लेयर थी, हमने तीनों फंक्शंस का डेरिवेटिव, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, और ये जो अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ये रहा। तो जितनी लेयर्स होगी उतने आपको डेरिवेटिव लिखने पड़ेंगे मल्टीप्लीकेशन में। आई होप यू गॉट दिस। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। अगर मान लो y इस प्रकार से है, e की पावर में साइन स्क्वायर ऑफ x क्यूब प्लस 2 की पावर x। मैंने आपसे इसका डेरिवेटिव पूछा, है ना, ठीक है ना। यस, जब आप नए नए रहे होंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग नाम से सिखाया होगा इस चीज को, हिमांशु सर ने, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो साइन स्क्वायर सर आप लिख रहे हो, इसका मतलब क्या लिख रहे हो, e की पावर में ये वाली चीज है। यहां पर आपको कितनी लेयर दिखाई दे रही है सर, पहले e, फिर उसकी पावर के अंदर जो लिखा हुआ है वो साइन स्क्वायर, फिर उसके अंदर साइन, फिर उसके अंदर ये 4 लेयर है सर। देखो ध्यान से, e की पावर में यहां पर इसका स्क्वायर, फिर सर अंदर साइन, उसके अंदर भी यहां पर x नहीं है, यहां पर भी x का एक फंक्शन है। फटाफट स्टार्ट हो जाइए। तो हम क्या करेंगे सर, इसका अगर हमें डेरिवेटिव लिखना है, dy/dx अगर हमें लिखना है, तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, e की पावर में अगर ये पूरा कैपिटल X दिखना चाहिए आपको, तो e की पावर में x का डेरिवेटिव होता है सर e की पावर में वो सेम x एज इट इज। अब मल्टीप्लाइड बाय पावर का डेरिवेटिव, ये जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन। तो आपने बोला कि पावर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब इस पावर का समथिंग का स्क्वायर, तो 2 आगे और साइन एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर x, ये वाली चीज इसकी पावर 1। ठीक है, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आ जाइए अंदर कौन है, साइन, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव दैट इज सर कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर x। अभी भी कहानी रुकी नहीं सर, अब सबसे अंदर वाले का डेरिवेटिव, मैंने बोला ना 4 लेयर है, 1 2 3, अब चौथा आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x ln 2। ये पूरा इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है सर, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको ये कैसा दिखना चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए, e की पावर में x का स्क्वायर, है ना। फिर सर इसके अंदर x जो है उसका डिफरेंशिएशन, पहले तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव यही सेम समथिंग, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, जो भी कैपिटल x था वो यहां लिख दिया, और साइन का डेरिवेटिव सर कॉस, कॉस के अंदर जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव यहां। एसएमजे की झड़ी लगा दीजिए प्लीज। दिस इज नथिंग बट, ये जो आप लेयर बाय लेयर ऑनियन डिफरेंशिएशन करते हैं इसको हम चेन रूल बोलते हैं जी, है ना। यहां पे आप बोल सकते हो दिस इज यूज्ड फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। तो अगर ये y है तो व्हाट इज dy/dx, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, f डैश, अंदर वाला एज इट इज रहेगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लिखो सो दैट इज g डैश hx मल्टीप्लाइड बाय h का डेरिवेटिव दैट इज h डैश ऑफ, है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है, हाँ। और ये रूल आया कहां से, बेसिकली कहानी ये बोली जाती है कि dy/dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx। आप dy/dx को हमेशा ऐसा लिख सकते हो, y का आपको x के रिस्पेक्ट में चेंज चाहिए, उस चेंज को या इंस्टेंटेनियस चेंज को आप लिख सकते हो y का u के रिस्पेक्ट में चेंज, u का t के रिस्पेक्ट में चेंज, और t का x के रिस्पेक्ट में चेंज। तो ये पूरा आप ध्यान से देखोगे तो du कैंसिल, dt कैंसिल, ये अभी भी dy/dx से लिखा हुआ है। और ये जो आप करते हो इसी को ही हम चेन रूल बोलते हैं। मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये जो है y,
इस पूरे को अंदर वाले को क्या बोल दिया, u। ठीक है, इस पूरे को अंदर वाले को क्या बोल दिया, u। तो f ऑफ u का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश u। ठीक है, अब u इस पूरे को आपने u बोला, इसके अंदर वाले को आप t बोल दो, इसका t का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, g ऑफ t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g डैश t। अब t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, दैट इज t डैश या फिर h डैश आप बोल दीजिए। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आती है। चेन रूल बहुत ही आसान है, यहीं से ये वाली चीज आई है। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, फटाफट dy बाई dx बताना स्टार्ट करो। फिर से यहां पर कितनी लेयर है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, फिर पावर वाला और फिर तीन, चार लेयर है सर टोटल, एक दो फिर ये रूट तीन और अंदर x का फंक्शन। चलिए जी, अगर हमसे कोई dy बाई dx पूछे तो हम क्या बोलेंगे, ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है वो पूरा का पूरा समथिंग जाएगा सर डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है सर, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग। समथिंग क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज सर ये काम चलता रहेगा। अब रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, ऑलवेज रिमेंबर, नोट करने वाली बात है, ये दो डेरिवेटिव्स आपको एकदम कड़ाके से याद रहनी चाहिए कि रूट ऑफ एफ एक्स कभी लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएशन करने पर, इसको डिफरेंशिएट करने पर आंसर आता है 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स, और यहां पर आ जाएगा ऊपर एफ डैश एक्स। और ये आया कैसे सर, बहुत सिंपल सी कहानी है, ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ का डेरिवेटिव होता है पावर हाफ आगे तो 1/2 आ गया, और इसमें से 1 घटाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस हाफ, माइनस हाफ होता है रूट आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये लिखा हुआ। अब f का डेरिवेटिव आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपको कभी 1/fx दिखाई देता है, 1 समथिंग, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/fx का होल स्क्वायर इंटू fx का डेरिवेटिव इज f डैश x। ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज, नोट करने वाली है। तो अब मेरे पास क्या है, रूट ऑफ दिस थिंग है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो सबसे अंदर वाला पार्ट है सर, दैट इज 2x। आया ना, क्या ये बात समझ में आई, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, जितनी लेयर्स होंगी उतने डेरिवेटिव्स आपको मल्टीप्लिकेशन में दिखेंगे। ठीक है, आ जाइए। आई होप ये जो डिफरेंशिएशन मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक और कर दीजिए। सॉरी, तबीयत जो है वो सही हो ही नहीं रही है, कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया। चलिए कर दीजिए फटाफट, डिफरेंशिएशन क्या आएगा बता दीजिएगा दोस्तों। हाँ जी, और एग्जांपल्स देख लीजिए फटाफट। शुभ शुभ बोलो सर। हाँ यार, मैं भी ये वरना इतना लंबा चलता नहीं है जुकाम वुकाम, मेरे तो यही मानना है। ये वो है जब बेटा आपको डेरिवेटिव दे रखा हो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का, स्कूल में अगर ये सवाल आएगा तो वो बोलेगा फाइंड डिफरेंशिएशन, फाइंड डिफरेंशिएशन, और जब वो फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दे तो फिर आपको कहानी फर्स्ट प्रिंसिपल से बतानी है, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे आपसे आसान आसान जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, आए ना। चलिए सर, इसके डेरिवेटिव की बात करें तो ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है सर dy बाई dx बराबर लॉग के अंदर ये जो भी लिखा हुआ है इस पूरे को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय अब इस पूरे का डेरिवेटिव, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, माइनस के बाद में e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, और यहां पर आ जाएगा एक -1। ठीक है, है ना। और ये वाली पूरी चीज जो है ध्यान से देखोगे, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x लिखा हुआ है। डन। यहां आ जाइए सर,
ये लिखा हुआ है ln ऑफ समथिंग का होल क्यूब, पावर 3 अगर आप यहां लगा रहे हो दैट मींस उस पूरे की क्यूब लगी हुई है, ठीक है। हाँ, पहले ये मत कर देना कि पावर 3 आगे आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से पावर 3 आगे नहीं आएगा, बिकॉज ये नंबर की पावर नहीं है, ये पूरे लॉग वाली टर्म की पावर है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज समथिंग का क्यूब, तो 3 इंटू दैट समथिंग की पावर 2। अब अंदर जो है वो लॉग वाली टर्म है, अब लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव बोलिए, दिस इज 1 अपॉन sec x माइनस 10x, ठीक है। अब sec x माइनस 10x का डेरिवेटिव बोलिए, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x माइनस 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर ऑफ x। अब आप चाहो तो ऐसा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, इस पूरे में से sec x कॉमन ले लो, डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है, अब सिंप्लीफिकेशन जो है वो चालू हो चुका है, इसको उसको उड़ाओगे एक -1 आ जाएगा, है ना, ठीक है भाई। क्या मेरे ख्याल से चेन रूल आपको समझ में आता है, भयंकर भयंकर वाले हमने कर लिए। MDH लिखकर भेजिए, कितने लोगों का एकदम एक एक टर्म मैच कर रही है, ठीक है। आ जाइए, अब कुछ सवालों की बात कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, सिंप्लीफाई करना चाहिए आपको हमेशा डिफरेंशिएशन करने से पहले, आपको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए हमेशा डिफरेंशिएशन करने से पहले। तो सर हमने क्या किया, पहले एलसीएम ले लिया, तो ये लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यह लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चाहो तो अब आप u अपॉन वी रूल लगा दो, बट एक बच्चे का मन अभी भी नहीं भरा, तो वो बोला सर मैं तो इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बना सकता हूं, तो वो लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां से भी आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट सिंप्लीफिकेशन अगर आपको और पता है तो और लगा दो, ये लो सर, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आन दो सर डिफरेंशिएशन, मैंने कहा ठीक है भाई, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 1 का डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज 1 अपॉन एफ एक्स, समझ में आया, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव दैट इज 2x। बेसिकली दिस इज -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है भाई। चलिए फिर एक सवाल ये दिया था जिसमें सिंप्लीफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, इनफाइनाइट रिपीटेशन हो रहा है, जिसमें आपने बता रखा है सर हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे सर, जहां से सबसे पहला रिपीटिशन हो, जहां से सबसे पहला रिपीटिशन हो, जहां से सबसे पहली बार रिपीट करे उसको वापस से वाई बोल दीजिए, बोल दिया। अब पहले एक काम करो, पहले थोड़ा सेट कर लो, सेट कर लेते हैं सर, मैंने कहा हाँ भाई, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, और ये टर्म उधर जाएगी तो दैट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर एक्स, हाँ या ना। तो मतलब सर ये पूरी कहानी ये लिखी हुई है, ठीक है ना। एक नोट करके मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ये देखते हो y बराबर साइन x, तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ध्यान सुनना, तो साइन x का डेरिवेटिव आप cos x लिखते हो, बट साथ में एक टर्म आती है जो आपको दिखती नहीं, कि जो भी वेरिएबल है आपने डिफरेंशिएट किया, चलो ठीक है, बट जो अंदर वेरिएबल बैठा है, जो अंदर वेरिएबल बैठा है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो। जैसे मैं यहां से यहां जाते वक्त क्या बोल रहा हूं कि मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, आप देखोगे दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो y का डिफरेंशिएशन 1, कोई भी ऐसी चीज लिखी हो ना, समथिंग की पावर 1, t की पावर 1, y की पावर 1, तो इनका डेरिवेटिव 1 1 और 1 होता है, बट सर साथ में एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाता है कि आप डिफरेंशिएशन कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, तो हुआ डिफरेंशिएशन y का है विद रिस्पेक्ट टू x। सर यहां पर क्यों नहीं दिखता, तो मैंने कहा आता है बट वो आपको दिखता इसलिए नहीं बिकॉज दिस इज 1, ये कट जाता है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
अब मान लो इसी पूरी कहानी में सारे एग्जांपल से समझ में आने लगे धीरे धीरे। इसी पूरी कहानी में ऐसा लिखा होता y बराबर साइन ऑफ टी, सुनना जरा ध्यान से, और मैं आपको अब बोलता कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ध्यान सुनना, y की पावर 1 का डेरिवेटिव आता 1 और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये बात आपको ये बताएगा। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है सर कॉस ऑफ समथिंग, और साथ में ये जो वेरिएबल है इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो आंसर आप ये लिखते हैं, इस तरफ dt अपॉन dx की टर्म भी आ जाती, क्योंकि अब की बार t को आपने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो बोलो बोलो, यस सर, है ना। और देखो एग्जांपल, अगर मैं तीसरा एग्जांपल ऐसा दे दूं तो अब मैं बोलूं कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर। तो समथिंग का स्क्वायर होता है तो उसका डेरिवेटिव आता है 2y मल्टीप्लाइड बाय y का डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, माइनस 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव हो रहा है सर x के रिस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आप लिखते 3x स्क्वायर, सर इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपने किया है x के रिस्पेक्ट में। 10x का डेरिवेटिव आप लिखोगे सेक्स स्क्वायर ऑफ x, डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आप dy बाई डी एक्स ले सकते हो कॉमन, यहां से आप dy बाई डी एक्स ले सकते हो कॉमन, यहां बचेगा 2y माइनस 3, और यहां क्या लिखा हुआ है बेटा 3x स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर ऑफ x, बिकॉज ये और ये कैंसिल होके 1 1 हो गया, है ना। समझ में आएगी नहीं समझ में? तो मतलब सर नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, मान लो आपके पास में लिखा हुआ है f ऑफ u, और मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसका डेरिवेटिव लिख दोगे f डैश u मल्टीप्लाइड बाय u पे डिपेंड कर रहा है ये पूरा का पूरा, ये लिखा हुआ u के टर्म्स में था, बट आप डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट du अपॉन dx भी आपके साथ में लिखा जाएगा, है ना। क्या ये बात समझ में आई? अब जैसे मान लो मैं इसी को ही बोल दूं भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इस पूरे को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कोई बात नहीं सर, शुरू हो गए वापस से। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और यहां क्या लिखा जाएगा dy अपॉन dy, क्योंकि y के ही टर्म है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस 3 y का डेरिवेटिव 1, y की ही टर्म थी और डिफरेंशिएशन भी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहां आ जाइए सर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर, टर्म x की है बट डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और 10x का डेरिवेटिव इज सेक्स स्क्वायर ऑफ x, टर्म x की है बट डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। बस अब आपको ये वाली टर्म्स दिखेंगी नहीं, आती है बट ये दिखती नहीं, रीजन बीइंग क्योंकि टर्म भी उसी वेरिएबल की है और डिफरेंशिएट भी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। हाँ, ये टर्म्स तब आपको दिखती है जब टर्म y की और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, तब आप इसको काट के 1 नहीं लिख सकते। SMJ लिखिएगा प्लीज। ऐसा मतलब सर किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में, मैंने कहा हाँ भाई हाँ, क्या दिक्कत है, तो इधर आ, मैं अब तुझे इसको बोल दूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, अनदर कोई वेरिएबल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इस पूरे को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसमें t दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, वापस y स्क्वायर का डेरिवेटिव सर दैट इज 2y, टर्म y की है डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है dy अपॉन dt, माइनस 3 y का डेरिवेटिव 1, टर्म y की है डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आ जाइए यहां पर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, टर्म x की है डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है dx अपॉन dt, और 10x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर सेक्स स्क्वायर ऑफ x, टर्म x की है और डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। SMJ, हाँ बेटा हिमांशु सर ने बताया तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है तो मैं भी बता दूं तो सुन ले एक बार, और शायद कुछ सीखने को मिला हुआ, कुछ तेरा मैंने छीन तो नहीं लिया।
क्लियर है? एकदम एकदम थॉट प्रोसेस आपका क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, यस। चलिए, अब मैंने आपको बोला कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ठीक है सर, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y, टर्म y की है बट डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। y का डेरिवेटिव आएगा 1, टर्म y की है बट डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहां पर x की टर्म है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट इज dx अपॉन dx, है ना? बता दो भैया कितना आ रहा है ये, है ना? यहां से dy बाई dx जो है, यहां से कॉमन ले लो, 2y माइनस 1 बचा, उसको इधर भेज दो, तो दिस इज 1 अपॉन 2y माइनस 1, दिस इज 1 अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, आ जाइए, फिर ये वाला सवाल है। अब की बार ये f'1 का मतलब क्या है सर? इसका मतलब, इसको लिखने का तरीका एक ये भी होता है, dy बाई dx, ऐसे लिखने का मतलब कि dy बाई dx निकालो, रिप्रेजेंटेशन है उसमें x बराबर 1 पुट कर दो। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो f' निकालिए, उसमें आप x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। अब जैसे फॉर इसी में ही, फॉर एग्जांपल मैं इसी में पूछ लूं अगर आपसे कि व्हाट इज डेरिवेटिव एट x बराबर पाई बाय 4, तो मतलब मैं आपसे अगर पूछ रहा हूं कि dy बाई dx एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4, इसका मतलब डेरिवेटिव करके रुकना नहीं है, फिर x की वैल्यू पाई बाय 4 भी पुट करनी है आपको। x की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे सर, ये आ जाएगा 1/√2, है ना? बस सेम कहानी है। आ जाइए, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करें। सर f' टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन, पहले से एक 2 था, अगली टर्म आएगी बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3, पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3, जिसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर अपॉन 3, पहले से लिखा हुआ है, एंड दिस इज 100 x की पावर 99 अपॉन 100। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो f'1 कितना आ गया? दिस इज 1, यहां पर भी 1, ये भी 1, चलता जाएगा सर, और ये भी कैंसिल होने के बाद में 1। ये टोटल टर्म्स कितनी है सर? दीज आर टोटल 100 टर्म्स। कैसे पता आपको? मैंने कहा देख ले, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 0 से लेकर 99 तक गए हो, तो इसका आंसर आएगा सर 100। अगर आपने 101 भी लिखा है तो भी गलत है, 101 तो चलो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, एनसीईआरटी के लिए ही पढ़ रहे हैं। dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 0, इसी पूरी चीज को हम बोल सकते हैं दिस इज f'0। स्टार्ट हो जाइए। फटाफट शुरू करो ना भाई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नया सवाल है, जो भी होमवर्क थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। होमवर्क यही थे ना, और भी मैंने और कुछ ज्ञान की बातें बताई बीच में। एक होमवर्क ये था, फिर एक होमवर्क ये था, फिर एक ये था। अब आ जाइए इस पे। u अपॉन वी रूल लगाना है तो u अपॉन वी रूल लगाइए, पहले सिंप्लीफाई करना है तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, बट हाँ इतनी बातें सिखाई हैं उनमें से कुछ ना कुछ लगाइए, खाली मत बैठिए प्लीज, खाली मत बैठिए। मैथमेटिक्स की क्लास में आप हैं, खाली बैठे रहोगे तो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खाली ही रह जाओगे। पोल करवा दो सर, पोल है ना, पोल बहुत जरूरी है। क्यों भाई, बिना पोल के होता नहीं क्या? चलिए, कौन सा आप कैसे कर रहे हो, पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हो या सिंप्लीफाई? मैं तो भैया सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है वो सर हमेशा हमारे दिमाग को तरोताजा रखती है। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है ना, ध्यान रखना, उनको इंप्रेस करना मुश्किल होता है, ध्यान रखना इस बात का हमेशा। तो मैंने sin x प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और sin x प्लस कॉस एक्स से ही डिवाइड कर दिया।
ऐसा करना जरूरी नहीं है, बट मैं सोच रहा हूं मुझे एक राह दिखाई दे रही है, और राह सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, उस पर चलना पड़ता है सर। तो मैं ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय, सर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। सर ध्यान से देखो, अगर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला बन जाता, तो दिस इज माइनस कॉस 2x। ठीक है सर, और ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 1। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है सर 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन कॉस 2x विद ए नेगेटिव साइन। क्लियर है दोस्तों? अब सर इसको इसके नीचे भेजोगे तो 1 अपॉन कॉस 2x कितना होता है सर, दैट इज सेक 2x, और साइन 2x अपॉन कॉस 2x दिस इज टेन 2x। ये आपका y है। अब डिफरेंशिएट पेल दो पेल दो, यस। अब डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस साइन सबसे बाहर, सेक 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, सेक 2x, सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x टेन x। इतने पे ही काम नहीं चलेगा, x की जगह फंक्शन ऑफ x है भाई, तो 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2। 10x का डेरिवेटिव होता है बेटा सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग, जो भी अंदर लिखा होता है मल्टीप्लाइड बाय यहां पर भी 2। अब भैया बोल रहे हैं कि इसमें फाइनली x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 पुट की, ये भी 0, ये भी 0, ये सॉरी ये 0, ये 1, और ये बन जाएगा 1, तो माइनस साइन और ये बचेगा 2, dy बाय dx यही आ रहा है -2, है ना। dy बाय dx क्या आ रहा है सर, -2। कितना आ रहा है दोस्तों, -2, +2 नहीं। अगर आपका +2 आ रहा है तो भी गलत है। इस ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपका आंसर नेगेटिव साइन से भी अलग आ रहा है, दैट मींस अलग ही है वो। अब उसने क्या बोल दिया, वो dy बाय dx इस पूरे का डेरिवेटिव है ना। अगला सवाल, और अब की बार पोल कंडक्ट करवाया जाएगा, जोरों शोरों से करवाया जाएगा। अपना आंसर सबमिट कीजिए, आगे बढ़िए प्लीज। यस 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 यस। अब भाई साहब आपका क्या इच्छा हो रही है, पहले इसमें u इंटू वी, फिर u इंटू वी में भी सर इसका u अपॉन वी ऐसे करना चाह रहे हो कि पहले सिंप्लीफिकेशन? पहले सिंप्लीफाई करो फिर विश्वास करो, आंसर भी देख लो। सिंप्लीफिकेशन इज द की टू डिफरेंशिएशन। जैसे हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस होता है, वैसे सिंप्लीफिकेशन इज द की टू डिफरेंशिएशन। ऑप्शन बी टप्पू इज करेक्ट। अबे यार, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करें। आइडेंटिटीज जो आपने देखा है वही लगता है। कुछ बच्चों को लगता है सिंप्लीफिकेशन अलग से नहीं पढ़ाया जाता, और सिंप्लीफिकेशन में क्या करना हो तो सोच में नहीं आता। अरे भाई, तूने आज से पहले कभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखा है क्या? उसको एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखते हैं। तो टेन स्क्वायर ऑफ 2x माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो इसको लिखिए दिस इज 10 2x माइनस 10x। हेलो हेलो हेलो, एंड दिस इज 10 2x प्लस 10x। न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी सर 1 माइनस इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, या फिर 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यही मैथमेटिक्स है कि क्या लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो सर हमने इसको क्या लिखा, इसमें से एक टर्म आएगी 1 प्लस 10 2x 10x वाली, वो यहां लिख दी। सर माइनस के नीचे प्लस वाली टर्म लिख रहे हो और प्लस के नीचे माइनस वाली टर्म लिख रहे हो, लगता है कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? ओए सर हमें तो आज तक कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि क्या चल रहा है उसको जानने के लिए पहले दिमाग चलना चाहिए, और ये नहीं चलेगा मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने दिया तो है, वजन तो देकर भेजा है, अब तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, so this is 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b,
आंखें आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, हाँ है ना, आंखों की ही बात कर रहा हूं। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला दैट इज 10, ये वाली चीज। और सर दिस इज 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, दिस इज 10 ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, तो दिस इज 10x, a माइनस b इज दिस, ये और ये गया खत्म। मतलब सर वो ये पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो 10x का डेरिवेटिव तो दोस्तों पुराने टाइम से ही सेक स्क्वायर ऑफ x होता है, और इसमें तुमने गलती से u अपॉन v, u इंटू वी तो फिर करते रहना, क्योंकि फिर आपको आंसर निकालने के बाद में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अगर आपने डिफरेंशिएशन करने से पहले सिंप्लीफिकेशन नहीं की तो आपका अब क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर इसी रूप में रखते तो ये फैल जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करके इकट्ठा करना पड़ेगा। चलिए जी देखते हैं, 65% जनता सही जवाब दे रही है और 21 या 22% जनता अभी भी बेचारी भूली है। आजा, वो वाला सवाल हल्का फुल्का सा जो डिफरेंशिएशन का जेई में पूछा गया मेंस में, और मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, हाँ है ना, जब तुम बड़े हो जाओगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ोगे अगली साल क्लास 12th में, तो वहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, पता नहीं क्या क्या रंग बिरंगी बातें करेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसका प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो सारी बातें देखेंगे। बट वंस यू आर इन क्लास 12th, यहां पर बताने की कोई जरूरत है नहीं, आवश्यकता है नहीं। रैंक 4 आई है अंकित कुमार की, बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड अब तो चला गया होगा, है ना, लीडर बोर्ड चला गया। चलिए एक और पोल कंडक्ट करते हैं, अब की बार लीडर बोर्ड देखा जाएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है, ध्यान रखो, मन से मन की तार कनेक्टेड है। डी बाई डी एक्स निकालना है, शुरू हो जाओ। फिर यहां पे लिखा हुआ है एक्स, एल एन के अंदर एल एन एक्स, ओ भाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। यस, क्या बोल रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो सर जब आप पहली टर्म को डिफरेंशिएट करने गए तो यहां पर देखा दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पर u इंटू वी रूल लगा देते हैं, x का डेरिवेटिव 1, दूसरे वाली टर्म एज इट इज, फिर x एज इट इज, दूसरे वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब दूसरे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करने गए, उसके अंदर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चेन रूल, ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव, बोलिएगा दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन होता है सर, इस बाहर वाले लॉग के अंदर ये लॉग है तो 1 अपॉन ln x, अब इस अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन ln x इंटू एक्स, ठीक है। और पूरे के साथ में आप चाहो तो ये लिख सकते हो dx अपॉन dx, वो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टर्म्स y की है, कोई बात नहीं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। एक लिख रहा है सर आप बहुत कॉमेडी हो। यस, तुम बहुत हंसी हो, है ना। अबे यार, x की वैल्यू e रखने पर dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, तो जरा देखना दोस्तों, यहां पर x की वैल्यू मैं e रख देता हूं, यहां क्या बन जाएगा, ln ऑफ ln e 1 होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा सर, दिस इज 1 अपॉन, यहां कितना आ जाएगा सर, ln e वो भी 1 होता है, माइनस 2e प्लस 2, उड़ी बाबा कि यहां क्या रखें। अब सर ये मुद्दा थोड़ा सा फंस गया, मैंने कहा बिल्कुल सही,
आपको ऐसा लग रहा था हाँ ये वो वाला केस है जिसमें dy बाई डी एक्स अकेला x पे डिपेंड नहीं कर रहा, y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो सर x तो e रख देंगे, y क्या रखेंगे? तो उसके लिए आपको वापस कर्व की इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। आपको ये पता करना पड़ेगा कि जब x e है तो y क्या है। दिस इज समथिंग लाइक कि x बराबर e पर y की वैल्यू क्या आ रही है, वो जो y की वैल्यू आ रही है वो आपको यहां रखना है। अगर ये पूरा का पूरा x पे ही डिपेंड करता तो मैं आंसर बता देता झटके में, बट कोई बात नहीं सर ये y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अब y की वैल्यू कहां से निकालें कि जब x e होगा तो y कितना होगा, तो वो तो ये आपको ये बताएगा। ठीक है ना, शुरू हो जाओ। x की जगह e रखो, सर वो आ जाएगा e ln ऑफ ln e दैट इज 1 माइनस e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। सर ये वाला पूरा हो गया 0, यहां से आप बोल सकते हो सर y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 प्लस ई स्क्वायर, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर। सिर्फ प्लस वाला लेंगे, ये माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज आपको y पॉजिटिव दे रखा है। तो y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ई। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये हो गया 0, ये वाली वैल्यू हो गई सर 1। चलिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज 1, तो 1 माइनस 2 ये इसको इधर लेके जाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 2e माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ये रहा 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर। 2e माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 2 4 प्लस ई स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही दिख रहा है आपको? सही है। सिर्फ 22% जनता सही जवाब दे रही है और 55% जनता ने बहुत ही तगड़ा तुक्का मारा है और तुक्का मार के यहां तक पहुंचे हैं। बेचारे लीडर बोर्ड पे अपना नाम देखना चाह रहे थे। कौन है ये ऑप्शन बी वाले? कौन है ये ऑप्शन बी वाले और कहां से आते हैं और क्यों इस भीड़ में आते ही खो जाते हैं? बिकॉज अपना रास्ता नहीं बना पाते हैं। हिमांशु कारण या कर्ण जो भी है, तुषार हिंदू हिंदू 2 बार हिंदू है भाई ये, मिथिलेश राजपूत, त्रिशा और अतिशय जैन, बहुत बढ़िया। चलिए जी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए योर नेक्स्ट चैप्टर। यस, ये चैप्टर हम बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे और ना ही हम ये स्कूल्स के लिए नहीं पढ़ रहे, ये बेसिकली हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। इसी का ही दूसरा नाम है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। है ना, इसी का ही दूसरा नाम है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल बोल दीजिए या फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बोल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, जेई मेंस में से लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट दिस इज रिड्यूस्ड और जेई एडवांस के हिसाब से दिस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। कहानी सुनाता हूं। एक बार बच्चे तैयारी कर रहे थे जेई एडवांस की 2020 में। पहले पूरे पीछे स्टार्ट करता हूं कहानी। अगर आप मैथमेटिक्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट या टफ चैप्टर निकाल के लाओगे, 3 सबसे टफ चैप्टर निकाल के लाते हो, तो बच्चों का सबसे पहले नंबर पे होता है रैंकिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा होता है सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल और तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी, और इसमें साथ में पीएनसी आप बोल दीजिए। तो ये जो 3 सबसे मुश्किल चैप्टर है ये कक्षा 11वीं में ही टपक पड़ते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि 12वीं की मैथमेटिक्स आसान है। ठीक है, बची बात प्रोबेबिलिटी की, तो जिसका पीएनसी कमजोर है उसकी प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही गई। ये चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 12th के बिल्कुल एंड में। ठीक है ना। ठीक है, तो 3 सबसे टफ चैप्टर हुआ करते थे जेई की प्रिपरेशन में। कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल आता ही है, इसकी बात नहीं करेंगे, पीएनसी से भी सवाल आता ही है। एक नोटिफिकेशन आई 2020 में, इनफैक्ट 2021 में, कि सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल जेई एडवांस के सिलेबस से हट गया है। बच्चों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। सुनना जरा ध्यान से, कहानी बहुत जोरदार है। क्या 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 हुआ, कहानी की तरह सुनो, क्योंकि कहानी से सीख मिलती है। रियलिटी से तुम कुछ नहीं सीखते। तुम बोलते ना ऐसे कर लो, तुम कुछ नहीं सीखते, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। बोले हम देख लेंगे सर अपने आप अपने हिसाब से, इसलिए कहानी की तरह सुनो। क्या हुआ, टॉप 3 की बात हो रही है बेटा, टॉप 3।
है ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तुझे टफ लगती होगी, बाकी लोगों को नहीं लगती। हाँ टफ, इसमें अगर चौथा नंबर बोलोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, वो भी आपने क्लास 11th में देख लिया। ठीक है। हाँ पीएनसी इंटरेस्टिंग है बट बच्चों को टफ लगता है, मुझे नहीं पता क्या कारण है। तो कहानी की तरह बात सुनिएगा, मैं क्या बता रहा था। हाँ जी, 2021 में एक नोटिफिकेशन आई कि एसओटी जो है वो जेई एडवांस के सिलेबस से हट चुका है। जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो वहां पे एक एक लाइन लिखी होती है, उस लाइन में था पहले प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द ट्राइंगल, उसके अंदर हम ये पूरा चैप्टर पढ़ाया करते थे ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में। फिर वो लाइन हटा दी 2021 में। बच्चों के बीच में क्या दौड़ पड़ी, वापस बताना, खुशी की एक लहर, बोले सर एसओटी हट गया। ये नोटिफिकेशन आई थी 2021 में, जो पेपर देने जाने वाले थे वो बच्चे, है ना, फॉर 2021। उसके बाद में जेई एडवांस ने ये खुद बोला है, सिलेबस आप अभी भी उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल नहीं दिखेगा। जेई एडवांस 2020 का सिलेबस उठा के देखना, उसमें लिखा हुआ है, तो मतलब सर रिड्यूस हट गया। अब जरा देखना, जब जेई एडवांस 2021, इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं 2020, 2019, 2018, उसमें कभी 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 सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का सवाल आता था, कभी कभी। आप पेपर देखोगे, दोनों पेपर में एक आधा मिल गया, कभी आया कभी नहीं आया, बड़ा इनकंसिस्टेंट था। बट जब से उन्होंने सिलेबस से हटाया है 2021, 2022, 2023 और 2020 में भी, इस साल में नोटिफिकेशन आई थी, इन चारों ही साल में एसओटी का सवाल कभी कभी एक, कभी कभी दो। ओ भाई ओ, है ना। वापिस बताओ क्या हुआ, कहानी कैसी लगी, पहले ये बताओ कहानी कैसी थी, क्या सीख मिली इस कहानी से, वो बताना जरूर। हाँ मतलब जिस साल नोटिफिकेशन आई उससे पहले अगर आप पेपर चेक करोगे, जब तक ये सिलेबस में था ऑफिशियली, तब तक इससे कभी कभी सवाल आते थे और कभी कभी नहीं भी आते थे, मिस हो जाते थे। तो बच्चे सोचते सर एसओटी छोड़ दूंगा, बहुत बढ़िया। बट जिस साल नोटिफिकेशन आई कि ये हट गया है, उसके हर साल के बाद में जब भी जेईई एडवांस का पेपर हुआ है, इस चैप्टर का सवाल वहां बैठा हुआ दिखाई। इस कहानी से क्या सीख मिलती है बताइएगा जरा एक बार, क्योंकि मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, मैंने आपको एक रियल इंसिडेंट डिस्कस किया। एनटीए जेईई एडवांस का पेपर नहीं बनाती बेटा, पहले तो गेट योर माइंड स्ट्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट जेईई एडवांस। जेईई एडवांस का पेपर जो है वो आईआईटीज बनाती है। एक कहानी और सुनाता हूं, क्योंकि कहानी से क्या मिलती है, सीख मिलती है। एक कहानी और सुनाता हूं, अभी लेटेस्ट नवंबर दिसंबर की बात है, एनटीए ने, एनटीए मतलब जो जेईई मेंस के पेपर बनाती है, नेशनल या नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बोल दो या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोल दो, जेईई मेंस के जो पेपर बनाती है, उसने सिलेबस अपना मेजरली रिड्यूस किया। सिलेबस उसने क्या किया, मेजरली रिड्यूस किया। जैसे उसने सीक्वेंस एंड सीरीज में से एजीपी हटा दी, ठीक है, और भी चीजें हटाई है, एचपी हटा दी, ठीक है, जो तुम जानते हो उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में से सर आप बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ रोटेशन हटा दिया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत बहुत पार्ट। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ करता था मैथमेटिकल रीजनिंग, जो बच्चे मन से पढ़ते थे कि इससे एक सवाल आएगा वो हम निपटा देंगे। अब दूसरी कहानी सुनो, ये तो दूसरे बड़े भैया की कहानी थी, अब छोटे भैया की कहानी सुनो, ठीक है। तो अभी नवंबर दिसंबर में सिलेबस रिड्यूस हुआ, फिर से बच्चों के बीच में खुशी की एक, अब की बार लहर बड़ी थी, क्योंकि मेजरली बच्चा टारगेट करता है जेईई मेंस, सबसे पहले वही आता है तो उसी पे फोकस होता है। सर ये हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया है सर, नहीं पढ़ेगा, मतलब आप मानोगे नहीं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, बस इतना लिखा है। मतलब टेंजेंट नॉर्मल प्रॉपर्टीज ये वो जो जो आपने पढ़ा है सब उनके हिसाब से हट गया। भाई साहब जनता में फिर से एक रुचि की लहर बहुत तगड़ी दौड़ गई, बोले सर ये तो अब मजा आ गया ना, अब कर देंगे सर। मैं कहा अच्छा। फिर कहानी के आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, पेपर हुआ,
फिर क्या हुआ, पेपर हुआ 27 तारीख को, सॉरी 27 तारीख को पहला पेपर हुआ। सिंस जेई मेंस में एक सीरीज ऑफ द पेपर्स होती है, पूरी चलती है, पहला इस पेपर मैं ही डिस्कस करने गया था, वहां पे इसका सवाल था जी, एजीपी, ठीक है। फिर वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट वाली चीज, उसका भी सवाल था, नॉर्मल का सवाल था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल पूछा गया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल ना, नॉर्मल तो आपने हटा दी। अब ये कहानी अभी चल रही है, अभी जो आपके भैया दीदी पेपर देने गए हुए ना, ये कहानी अभी चल रही है। आपको क्या सीख मिलती है, सारी आपके सामने एकदम पिक्चर क्लियर है जो हो रहा है। अब इसके बाद में फिर बच्चे हमसे जो पेपर देने जा रहे हैं, सर ये चैप्टर पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्योंकि इसमें फार्मूला का पहाड़ है जी। अभी पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो मैंने कहा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़िए प्लीज, छोड़ दीजिए, ठीक है। सर रिड्यूस सिलेबस पढ़े, जेई मेंस को एक बार टारगेट करते हैं, बहुत अच्छे से जेई मेंस क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में हमारे पास में टाइम होगा, जेई एडवांस फोड़ देंगे, एक बार से कम कम पढ़ते हैं, जेई मेंस वाला पढ़ाओ। पेपर देने जा रहे थे बच्चे, मैंने उनको यही बोला था, मैं कहा सबसे पहली बार रिड्यूस हुआ है सिलेबस, भरोसा मत करिए, सारा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सवाल अगर कहीं से आ गया, आपके सामने पेपर में सवाल बैठा है, बाहर जाकर आप क्या कर लोगे, ज्यादा ज्यादा क्या इसका इलाज क्या है, इसको बोलोगे फोन करके अंकिल आपने ये एजीपी का सवाल पूछ लिया, अब क्या करूं, अंकिल बोलेंगे कोर्ट चला जा, चैलेंज कर ले हमारे डिसीजन को। या फिर दूसरा रास्ता समझदारी वाला। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सर जो भी आप स्क्रीन पे बता रहे हो वही हमारे लिए कथित सत्य है, आप जो पढ़ा रहे हो उसको हम सिलेबस मानते हैं, ऑल्दो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस में नहीं है। जैसे मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाया क्योंकि वो पूरा चैप्टर हट चुका है। अगर सवाल मुझे इस शिफ्ट में अभी चल रहे हैं पेपर दिखा तो मैं मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, क्लास 12th में पढ़ाने वाला हूं ना, वरना रिकॉर्डेड डलवा दूंगा। बट अभी पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग अभी भी एडवांस के सिलेबस में तो था ही नहीं। सिलेबस वाइज बात करो तो मेंस का सिलेबस ज्यादा होता है, एडवांस का सिलेबस कम होता है। अगर मुझे एक भी सवाल दिखा मैं फिर पढ़ा दूंगा, वो अपने उस पर बात पे विश्वास करेंगे। हाँ, तो अब आप एक साल बाद में या करीबन करीबन 8 या 9 महीने बाद में मुझसे एक सवाल पूछ रहे होंगे कि सर ये रिड्यूस सिलेबस पढ़ जाऊं क्या, क्योंकि सर रिवीजन नहीं हुई है, क्लास 12th का सिलेबस है, एसओटी छोड़ जाऊं क्या। तो उन सवालों का जवाब मैंने आज ही दे दिया है, ठीक है। यस, नाउ इट इज अप टू यू, अप टू यू, दिस इज अप टू यू, अप टू यू समझ में आता है, आप पे निर्भर है जी। पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, पूरी बातें मैंने आपको बताई, करंट सिचुएशन क्या है वो भी आपको बताई, और यहां पे लिख भी रहा हूं सदे हुए शब्दों में, मेंस के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ये पेपर सवाल में उसमें नहीं है, और जे एडवांस के सिलेबस में तो सर ये 2020 से हटा हुआ है। कैसा लगा? हाँ, मैंने मैथमेटिक्स की जानकारी दी है बेटा, बाकी सब्जेक्ट्स की जानकारी आप अपने करस्पॉन्डिंग टीचर से लीजिए। यहां लिख रहा हूं रिड्यूस्ड, और इसके बाद में जरा देखना क्या विडंबना है। यस, कम सोचना है ज्यादा नहीं, पूरा पढ़ना है आधा नहीं। वेरी गुड यार, कितनी अच्छी बातें तुम बहुत अच्छे से सीख जाते हो। हम्म, धोखा, हमारे साथ धोखा है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की, बहुत बढ़िया, आ जाइए। बस कहानी सुना दी, आपको समझ में आ गई। अब आप समझदार हो भाई, मुझसे ज्यादा समझदार हो तुम। यू आर डीलिंग विद 3 सब्जेक्ट्स, 5 टीचर्स एंड सोशल मीडिया, एंड यू आर आज की जनता, आज का क्राउड हो, यू नो एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड, एंड यू हैव अ ह्यूज
सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आईक्यू लेवल। ठीक है, तो मैंने आपको कहानी सुना दी है, अब इसका सार समझना आपके हाथों में। ठीक है, अब मैं आता हूं चैप्टर पे। चैप्टर क्या है? सो दिस इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में बताई गई जानकारी है। जैसे आपको ट्राइंगल के बारे में कुछ पोर्शन इसका मैंने आपको कहां बताया था, याद आया? कुछ पोर्शन कहां बताया था? स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, कौन कौन से सेंटर होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, याद आया? तो कुछ पार्ट आप इसका इंफॉर्मेशन का आप ऑलरेडी देख चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। याद आया कि नहीं? समझ में आया? बिल्कुल सही। तो सारी बातें ट्राइंगल के बारे में घूम फिर के इर्द गिर्द चलेंगी, हम वही बातें पढ़ने जा रहे हैं। आ जाइए। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ये बातें हमारी पहले भी हो चुकी है, बट सिंस हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन, यहां जितनी भी बातें लिखी हुई है ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्राइंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है विद वर्टिसेस। अगर एबीसी है तो ट्राइंगल के टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 ही उसमें एंगल। टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी से, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी से। और ये जो इस वर्टेक्स पर ये जो इंटरनल एंगल बनेगा, इसको हम कैपिटल ए से, ये जो इंटरनल एंगल बनेगा कैपिटल बी से, ये वाला जो इंटरनल एंगल होगा इसको हम कैपिटल सी से बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको 3 दिख रहे हैं। ठीक है, दीज आर द साइड्स और दीज आर द एंगल्स। आई होप 6 कंपोनेंट्स आपको एक ट्राइंगल के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंगल्स, सिंस ट्राइंगल के एंगल है तो a + b + c 180 डिग्री होगा, और साथ में ए बी सी तीनों ही कहां से कहां तक हो सकते हैं? तीनों ही कहां से कहां तक हो सकते हैं सर? तीनों में से अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो कोई एक 90 से बड़ा और बाकी दोनों 90 से छोटे, या तीनों के तीनों 90 से छोटे। ठीक है ना? तीनों ट्राइंगल्स मतलब तीनों एंगल्स का सम जो है, इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। साइड्स के बारे में ये दे रखा है, सम ऑफ एवरी 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। इक्वालिटी होल्ड नहीं करती अगर ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ऑल शुड बी ट्रू। अगर आप ट्राइंगल बनाना चाहते हो तो ये सारी बातें सत्य होनी चाहिए। ऑल शुड बी ट्रू साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ, सारी बातें एक साथ सत्य होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि किन्हीं भी दो का सम आपको दिख गया, कि मैंने बोला कि 2 5 और 7 से क्या आप एक ट्राइंगल बना सकते हो? तुमने देखा कि 5 और 7 का सम 12, 2 से बड़ा है, तो तुमने बोल दिया हाँ ट्राइंगल बन जाएगा। नहीं भाई, नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 5 का सम 7 के बराबर है, नहीं बनेगा ये ट्राइंगल। ठीक है, पेरीमीटर किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है सर? स्मॉल एस से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट स्मॉल एस। स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। ये सारी बातें बेसिक इंफॉर्मेशन है और आप इसको जानते हैं एकदम, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स इज पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा इज सेमी पेरीमीटर। आ जाइए, बचपन में आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये जो है कुछ छोटी छोटी बातें, हीरोन्स फॉर्मूला सर ये रहा। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के काम आता है जब आपको तीनों साइड्स दे रखी हो। उसके बाद में सर अगर एंगल्स एपी में है तो कुछ नहीं सर, अगर एपी में है तो ऑब्वियसली वो क्या बोलना चाह रहा है? बीच वाले का दुगना बाकी दोनों के सम के बराबर। और साथ साथ में हमें ये पता है कि a + b + c, a + b + c हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो a + c आपको जहां पर दिखे वहां पर आप 180 - b लिख सकते हो यहां से। हाँ सर, तो यहां से आपको क्या समझ में आया? तो दिस इज 3b बराबर 180 डिग्री, तो b बराबर सर 60 डिग्री। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है कि एंगल्स आर इन एपी, तो जिस भी एंगल को वो बीच में रख रहा है वो एंगल 60 होगा। ये रही आपके सामने कैलकुलेशन। जिस भी, है ना, जिस भी सिलेबस से, सॉरी सिलेबस बोल रहा हूं,
क्योंकि एक लिख रहा है सर ये तो सिलेबस से रिड्यूस हो गया था, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो कहानी फिर से सुनाऊं क्या? विकी नाम का बच्चा है बेटा। विकी मतलब विकी पुराने टाइम पे स्कूटी को बोलते थे बेटा। और उल जलूल हरकतें लिख रहा है, कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। क्या लिख रहा है? पता क्या लिख रहा है? मेरे हर धड़कन पे उसका नाम लिखा है, हैप्पी बर्थडे माय क्वीन। बेटा तू यहाँ पे कमेंट कर रहा है और तेरी क्वीन बाहर किसी के साथ पार्टी कर रही है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तू उसको लोन लेके एक फोन गिफ्ट करना चाह रहा है ना, बस फिर तेरी क्वीन तुझे ही धोखा देगी, तैयार रहना। हाँ। बता दूं तू यहाँ पे कमेंट करने में बिजी है। आज अगर उसका जन्मदिन है तो भाई यहाँ मत बैठ, जाकर मोर्चा संभाल। पता चला बिल तेरे पास ही आए सिर्फ। हर विकी की किस्मत बेटा, हर विकी की किस्मत में कैट थोड़ी होती है। ठीक है, आ जाइए। मोए मोए नहीं हो जाएगा, ओए होए हो जाएगा, ध्यान रखना। स्लाइड्स अपोजिट टू, वाह भैया वाह, हमारे वाले भैया भी एकदम जोरदार है। स्लाइड आ गई भैया। ट्रायंगल में साइड आपने देखी नहीं देखी होगी, स्लाइड जरूर देखी होगी। साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज द ग्रेटेस्ट। मतलब अगर कभी आपको ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है तो आप बोलोगे कि सर एंगल बी सबसे बड़ा है। तो अगर ये आपके पास में लार्जेस्ट है तो ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ये साइड कैसी होगी? लार्जेस्ट। जितना बड़ा एंगल उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी। मतलब अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल में एंगल ए जो है वो 75 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 45 डिग्री है। कितना हो गया भैया? 120। और एंगल सी 60 डिग्री है। तो यहां से आप साइड्स के बीच में ऑर्डर लिख सकते हो, क्योंकि आपने हमें बताया कि एंगल ए के सामने वाला ही, एंगल ए के सामने वाली ही साइड ए होती है। तो सबसे बड़ा एंगल ए है तो सबसे बड़ी साइड ए होगी, उसके बाद में सर साइड सी होगी, उसके बाद में साइड बी होगी। एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट। हिमांशु कारण करके कोई एक लड़का है, कारण है कि अब पता नहीं क्या लिखा है उसने, नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं ढंग से, उसको ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है, सबसे बड़ी एंगल ये है तो सबसे बड़ी साइड भी ही होगी, उससे छोटा एंगल सी है तो फिर सी, सबसे छोटा एंगल अगर बी है तो सबसे छोटी साइड भी बी होगी। आप जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर को दुगना कर दें, दैट इज 2 टाइम्स एस इज पेरीमीटर। तो आपको कभी ए प्लस बी माइनस सी दिखाई दे कहीं पर भी, इस बात को ध्यान रखना प्लीज। तो आप एक काम करो, ये आपको ऐसे दिखना चाहिए, इसमें सी जोड़ा और सी घटा दिया। यहां पर क्या था? ए प्लस बी माइनस सी था ना, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। इसकी जगह आप लिखो सर दिस इज 2s, और ये लिखा हुआ है माइनस 2c, तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू एस माइनस सी। सिमिलरली सर ये लिखा हुआ है 2 इंटू एस माइनस बी, और सिमिलरली सर ये लिखा हुआ है 2 इंटू एस माइनस। छोटी छोटी बातें हैं जो कि आगे चल के कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगी, है ना? है ना? आ जाइए। उसके बाद में क्या बोल रहा हूं कि ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, आपको दो एंगल सम एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जब भी दो
एंगल्स एक साथ दिखाई दे, चाहे वो ए प्लस बी हो, चाहे ए प्लस सी हो, चाहे बी प्लस सी हो, तो आपको वो 180 माइनस दूसरा एंगल दिखना चाहिए। तो मतलब ए प्लस बी को क्या हम पाई माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के लिए बात हो रही है। तो साइन पाई माइनस सी इज साइन सी। साइन पाई माइनस ये कितना हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस ए। सर ये लिखा हुआ है साइन ए, और सिमिलरली सर ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज साइन बी। अगर यहीं पे फंक्शन कॉस का हो और ऑर्डर बॉस का हो, साइन पाई कॉस पाई माइनस सी इज माइनस कॉस सी, दिस इज माइनस कॉस ए एंड दिस इज माइनस कॉस। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। तो EDCLR लिखकर भेजिए। है ना, आ जाइए। अब हम बात करते हैं साइन रूल की। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब साइन रूल क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। साइन रूल होता है दोस्तों ये वाला, ध्यान सुनना। ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2 टाइम्स कैपिटल आर। जहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी को आप सभी लोग जानते हो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी को भी आप जानते हो। सर ये जो आर है, इस आर के बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं। कैपिटल आर इज सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी की सरकम रेडियस है जी कैपिटल आर। चलिए सर इसको प्रूव कर देते हैं। अब सरकम रेडियस क्या होती है उसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी डायग्राम देखना पड़ेगा। कि क्या आप ये जानते हैं कि कभी भी आप कोई भी एक ट्राइंगल बनाओ, पुरानी इंफॉर्मेशन यूज कीजिए प्लीज, कभी भी आप कोई भी एक ट्राइंगल बनाओ, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करने वाले, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करने वाले, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करने वाले सर्कल को ही हम सरकम सर्कल बोलते हैं जी। है ना, याद आया कुछ। और इसकी जो रेडियस होगी उसी को ही हम सरकम रेडियस बोलते हैं, और इसी को रेडियस कैपिटल आर बोल रहा है। ठीक है, अब आपको यह शो करना है कि ए अपॉन साइन ए इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये इसके बराबर कैसे होगा वो थोड़ी देर में शो करता हूं, बट उससे पहले एक सिंपल सी कहानी जरा देखना, बहुत ही बेसिक सा प्रूफ है कि आपने ए ले लिया, ये बी, ये सी। आप एक काम करो, जितने भी प्रूफ्स आपके सामने आने वाले हैं, ऑल द प्रूफ्स इन्वॉल्व्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल तो सर ये है नहीं, तो आप पहले एक काम कीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। इसके लिए मैंने क्या किया, वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे डाला परपेंडिकुलर। और मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल गलत बात गलत बात गलत बात, बहुत सही। ठीक है, बस मैंने ऐसे बना दिया। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड बी, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी, और ये वाला एंगल ए सी, और ये वाला एंगल बी। मैंने कहा इस छोटू ट्राइंगल से, इस इधर वाले ट्राइंगल से मुझे साइन फॉर्मूला लगाकर, व्हाट इज साइन सी, तो साइन सी होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए एम अपॉन बी। बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा मुझे इस ट्राइंगल से, फटाफट बताइए व्हाट इज साइन बी, साइन बी क्या हो जाएगा, सो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो कितना है सर, दिस इज ए एम अपॉन सी। अबे क्या पीछे क्या होगा, ठीक है, ये कितना आ रहा है सर, दिस इज ए एम अपॉन साइड सी। तो दोनों से आप एक काम कीजिए, ए एम की वैल्यू या ए एम की लेंथ इक्वेट कर दो। तो ए एम की लेंथ कितनी आ रही है सर, दिस इज बी साइन सी बराबर, यहां से ए एम की लेंथ कितनी आ रही है, सी साइन बी। इसको उस ढंग से लिख लो जिस ढंग से वहां लिखा हुआ है। तो बी के नीचे साइन बी इधर भेज दो, और सी के नीचे साइन सी इधर भेज दो।
तो इस फॉर्मूले का ये वाला पार्ट प्रूव हो गया है। अगर यही परपेंडिकुलर आप वर्टेक्स सी से डालोगे और इस वर्टेक्स को n बोल दोगे, अब an की लेंथ आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल से इक्वेट करोगे, जैसे मैंने ये निकाला, तो ये पूरा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा यहां तक का पार्ट। ठीक है, करके देखो फटाफट, सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होता, करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों बराबर प्रूव कर दिए। सर ये इसके बराबर कैसे होगा, a अपॉन साइन ए के बराबर, उसके लिए एक परपेंडिकुलर और डालने के लिए बोला है। वर्टेक्स सी से या वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो, दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, उनमें साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है सर, चलिए सर हम ये मान लेते हैं, आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं कि ये तीनों बराबर हो गए। अब सर ये इसके बराबर कैसे होता है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला जो सर्कल होता है उसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं, और इसका जो सेंटर होता है इसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। ये जो कॉर्ड है, अब सर्कल आ गया तो कॉर्ड की बात करेंगे। साइड बीसी को कॉर्ड बीसी की तरफ देखो, ये एंगल ए है, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये अगर एंगल ए है, तो यही कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी सर, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। कोई भी कॉर्ड अगर पेरीफेरी पर, सर्कमफेरेंस पर एंगल ए सबटेंड कर रही है तो सेंटर पे उसका दुगना सबटेंड करेगी। बहुत बढ़िया, यहां से डालिएगा एक ठो परपेंडिकुलर। अब ये डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है, कौन सा, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है और ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल्स आपको चमचमाते हुए दिख रहे हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है तो कॉमन हो गया, है ना। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। आइसोसेलेस कैसे बोला सर, क्योंकि ये रेडियस, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हुआ ना, तो दो छोटे वाले ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैजिक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, अब ये चले जाएंगे अपने। ठीक है सर, तो जब आपने इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो अब ये एंगल ए, क्योंकि पूरा एंगल 2a था, तो ये एंगल भी ए। ये वाली जो रेडियस है इसी को ही सर आप कैपिटल आर बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या आपको ये पता है कि वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ये ए होती है, इसको बाइसेक्ट करोगे सर ये a/2 होती है ना। अब जरा देखना, इसको बाइसेक्ट किया तो सर ये वाली कितनी हो जाएगी, दिस इज a/2। ठीक है, अब आप देखिए इस ट्राइंगल को फिर से, ठीक है, इस ट्राइंगल को आप फिर से देखिए ध्यान से। इस ट्राइंगल में आप, इसी ट्राइंगल में मुझे साइन ए बता दीजिए। तो साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है a/2 और हाइपोटेन्यूज है r। यहां से मैं बोल सकता हूं ये 2r इधर और साइन ए इधर, तो a/sin a बराबर 2r। अब हमारा सर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। उस पार्ट से ये तीनों बराबर हुए और a/sin a 2r के बराबर प्रूव हो गया। दैट मीन सर ये है हमारा साइन रूल। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जी साइन रूल, ये रहा आपके सामने। एसएमजे लिखकर भेजना। प्रूफ, ये क्या है जी, इसका प्रूफ है। बहुत बढ़िया, तो साइन रूल हमें समझ में आया। साइन रूल की मदद से ही टेंजेंट रूल, दैट इज नेपियर्स एनालॉजी, आपके सामने आ जाती है ना। कैसे सर, साइन रूल की मदद से कैसे, तो मैंने कहा देख साइन रूल क्या था, ध्यान सुनना। तो साइन रूल बहुत ही आसान है, ठीक है, a/sin a। फॉर्मूले पहले समझो फिर सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले देख तो लो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। b/sin b बराबर c/sin c, क्या ये तीनों बराबर है, बराबर 2r। अब यहीं से ही हमने क्या किया, इस इतने पोर्शन को उठा लाए, है ना। चलिए सर, तो a/sin a बराबर b/sin b, साइन b को ऊपर भेज रहा हूं और नीचे sin a लिखा हुआ है, और सर ये b यही है, इस a को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये लो सर। अब यहां पर एक छोटी सी चीज लगा दीजिए, अप्लाई CND। क्या आपको
सी और डी लगाना आता है ना? हाँ सर, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की बात हो रही है, लगाओगे जरा बताना क्या आएगा सर। ये आ जाएगा साइन बी प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस साइन ए। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की एक खास बात होती है कि वो सिर्फ एक तरफ नहीं लगता, दोनों तरफ सेम फैशन में, सेम मैनर में, सिमिलरली लगता है जी। आ गया? एकदम क्लियर है? वो आप प्रूव करके आए हो। अब सर शुरू हो जाओ, है ना? यहां पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो वो कितना होता है सर? दैट इज 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। बहुत बढ़िया। होल डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और इस तरफ b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, है ना? बहुत बढ़िया सर, ये गया 2 से 2, बहुत बढ़िया। अच्छा, एंगल की बात कर रहे हो आप, b प्लस ए अपॉन 2 कहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने बोला सर दोनों एंगल्स का सम दिखे तो उसकी जगह आपको पाई माइनस तीसरा एंगल दिखना चाहिए, मतलब सर ये लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो क्या आपको ये वाली पूरी टर्म, साइन के अंदर जो एंगल है दैट इज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो दिस इज कॉस सी बाई 2, और सिमिलरली सर ये वाली जो टर्म है दिस इज साइन सी बाई 2। कॉस सी अपॉन साइन सी कितना आ जाएगा बेटा? तो यहां से अगली टर्म मुझे बताइएगा सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट सी बाई, इनका बहुत बड़ा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं यहां पे टेन की टर्म लेके आ रहा हूं जबरदस्ती, तो इसको आप लिख दीजिए सर, दिस इज टेन ऑफ बी माइनस ए अपॉन 2। और टेन डिनोमिनेटर में क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप इसको बोलोगे तो वैसे ही ये कॉट थीटा लिखा हुआ है, बट कॉट थीटा वाली टर्म को डिनोमिनेटर में लिखोगे तो टेन थीटा लिखा जाए। चलिए, दिस इज बी प्लस ए अपॉन बी माइनस, यहां से आप मुझे इस पूरे की वैल्यू बता दो, ठीक है? या फिर रेसिप्रोकल ले लो पूरे का पूरे का, है ना? इस पूरे का आप क्या ले लो? रेसिप्रोकल। तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल लोगे ये कितना आ जाएगा? दिस इज टेन ऑफ बी माइनस ए अपॉन 2, और अपॉन सर दिस इज कॉट सी बाई 2, यहां आ जाएगा आपके पास में सर दिस इज बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब ये जो कॉट सी बाई 2 वाली टर्म है इसको इधर ले आओ और इसको कर दो सर गायब, यही फॉर्मूला है वो वहां लिखा हुआ है ना? यही वो फॉर्मूला है जो वहां लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट रूल, ठीक है? और इसको हम नेपियर्स एनालॉगी भी बोलते हैं। आप भी अगर पुराने टाइम पे जन्मे होते और ये एक छोटा सा काम जो अब आपको बहुत आसान लगता है, अगर आप ये कर पाते तो आप भी इसमें अपना नाम रख सकते थे। दैट इज, दिस इज, इसका नाम दिख रहा है, प्रियांशु रूल, है ना? इसका नाम तुम भी लिख देते, प्रियांशु एनालॉगी। आगे आने वाली पुश्ते तुम्हारे नाम से इसको पढ़ती, बट कोई बात नहीं। अब सर उस टाइम पे पुराने लोग इतने ज्यादा विकसित थे और उनका दिमाग इतना ज्यादा फोकस्ड हुआ करता था बिकॉज उनका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में चलता था। जो साइंटिस्ट बन गए, जो ये थ्योरेटिकल डेरिवेशंस कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल भी कर रहे हैं, उनका दिमाग कहीं और ऑक्यूपाइड होता ही नहीं था, तो वो ऐसी चीजें सीख जाते थे, कर देते थे, नए नए नियम उन्होंने बना दिए। आजकल की जनरेशन के साथ दिक्कत बस इतनी सी है कि वो किसी एक काम में वो 100 काम एक साथ कर सकते हैं। पुराने वाले लोग क्या करते थे, एक काम ऐसे कर देते थे जैसे उसको 100 सालों तक चलेगा, वो 1000 सालों तक चल ही रहा है। आज वाली जनरेशन क्या कर सकती है, 100 काम एक साथ कर सकती है, बट एक काम को उस इतनी एफिशिएंसी से नहीं कर सकती कि आने वाली 100 सालों वाली पुश्ते या वो जो जनरेशन है वो उसको पढ़े, क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड। सर हाँ, इस फॉर्मूले के अलावा ये तो बेचारा अब आया है हमारी जिंदगी में, वैसी सर इतनी सारी चीजें ऑक्यूपाइड है दिमाग में, आप अगर निकाल के देखो ना दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा ठीक, यस। तो इसीलिए अगर आप फोकस्ड, क्यों बोला जाता है कि फोकस्ड रहो, क्योंकि आप एक ही काम पे दिमाग लगा पाओगे। अभी तुम्हारा भैया सोशल मीडिया, फिर घूमना फिरना, डिस्ट्रैक्शंस, बात भी हो रही है,
क्वीन भी तुमने बना रखी है, खुद राजा हो ही नहीं, उसको पहले ही क्वीन बना दिया है, तो सर ऑक्यूपाइड एवरी तरफ से। उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा हमारा बचता है, उसमें हम जेई की प्रिपरेशन, और उसमें भी डे ड्रीमिंग, भाई साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेहनत कुछ भी नहीं। तो आप 100 चीजें हैंडल तो कर रहे हो, बट नॉट दैट एफिशिएंसी के साथ जो रिक्वायर्ड है। और यही अगर आप सारी चीजें निकाल दो, सारा दिमाग एक जगह लगा दो, अब वो आपको अपनी समझदारी के हिसाब से सेलेक्ट करना है कि आप सारा दिमाग एक जगह लगाना किस पे चाहते हो, बस फिर उसमें तुम खतरनाक गेम कर दोगे। ठीक है जी, है ना। यही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है सर। टेंजेंट रूल जो आप हमें बता रहे थे, दिस इज द रूल। वहां पे सर b माइनस ए है जो आपने ड्राइव किया है, मैंने कहा कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं यहां से एक नेगेटिव साइन कॉमन लूं तो इसको मैं tan ऑफ a माइनस बी लिख सकता हूं, और tan थीटा में से नेगेटिव साइन बाहर आता है, वो नेगेटिव साइन यहां भेज दे तो ये a माइनस बी। ठीक है जी, कहां गया, ये रहा। और उसके बाद में आपको बाकी सारे फॉर्मेट सिमिलरली करके याद रखने हैं, है ना। इसका जो याद रखने का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आपको याद करवा। पहली चीज सर, इसमें हाफ एंगल आते हैं, हाफ एंगल्स आते हैं, समझ पा रहे हो, देख रहे हो बेटा, हाफ एंगल्स आ रहे हैं, या 2 आ रहा है सर, ठीक है। तो tan के अंदर कोई भी आप एंगल लेते हो, मान लो आपने एंगल लिया सर b माइनस सी अपॉन 2, तो ये जो आपने जिस ऑर्डर में इनका डिफरेंस लिखा है उसी ऑर्डर में साइड्स का डिफरेंस लिखा जाएगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। मतलब अगर आप यहां पे c माइनस बी लिखते तो यहां भी आपको c माइनस बी लिखना चाहिए था, लिखा जाएगा। और कॉट के अंदर आप बोल सकते हो b और c चल रहा है, तो जो तीसरा एंगल बच गया उसका आधा। सिमिलरली बोल के ये आपने प्रूव कर दिया, आप सिमिलरली बोल के सारे याद कर लो। ये क्या लिखा हुआ है, कॉट के अंदर c माइनस ए अपॉन 2 है, तो एंगल c में से एंगल a घट रहा है, तो साइड c में से साइड a घटेगी। डिनोमिनेटर में तो सर साइड्स का एडिशन है, उसमें तो a प्लस सी लिख दो या c प्लस ए लिखो, एक ही बात है। a और c यहां पर यूज हो गए, अब कौन सा बचा सर, b बच गया, तो कॉट के अंदर b बाई 2। ठीक है, आई होप ये दोनों ही रूल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है जी, है ना। तो हमने शुरुआत कर दी है किसकी, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, अभी ये वाली जो क्लास है आपकी अब खत्म हो रही है, हाँ, बहुत जल्द दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो कितने पर, दैट इज नेक्स्ट क्लास एट 5:45, नेक्स्ट क्लास एट 5:45। यस, दूसरी क्लास लगी हुई बेटा, दूसरी क्लास लगी हुई। कल मैंने क्या किया था, इसी क्लास में ब्रेक देकर कंटिन्यू किया था। आज बिकॉज ऑफ सम रीजन आपकी दूसरी क्लास लगी हुई है, तो आप इस क्लास को लीव करिए, ये क्लास अभी एंड हो जाएगी। आपको क्या करना है, उस दूसरी क्लास में ज्वाइन करना है 5:45 पर, वहां पर हम सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल को आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए, साथ में आपका ब्रेक भी हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद। आई बिलीव मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, बाय बाय।